MPS 2 अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल्स, समस्याएं प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के प्रिंसिपल्स और प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है इसमें, इस बुक के अंदर। अब इसका हम पहला पेपर कर रहे हैं जून 2019, पहला पेपर कर रहे हैं जून 2019। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्वों की चर्चा कीजिए। अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कार्ल मार्क्स जो थे, उनके क्या दृष्टिकोण थे, उनकी क्या सोच थी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मार्क्सवादी उपागम वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूर्ण परिवर्तन का हिमायती रहा है। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, मतलब जो मार्क्स की जो अप्रोच थी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए, मार्क्स की जो अप्रोच थी वो ये चाहते थे कि पूरी तरह से चेंज हो। अगर किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो तो पूरी तरह से चेंज करो, थोड़ा वो चेंज करके काम नहीं चलेगा। कार्ल मार्क्स एवं उनके समर्थकों के अनुसार, मतलब जो उनके समर्थक थे, जो उनको फॉलो करते थे, उनके अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व स्तर पर वर्ग संघर्ष का रूप है। मतलब विश्व स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे होते हैं मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, अपर क्लास होते हैं, उनके संघर्ष का रूप है ये। उन्हीं के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, जिसमें पूंजीपति देश निर्धन देशों का शोषण कर रहे हैं। जो पूंजीपति देश है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, जैसे मान लो अमेरिका है, रूस है, जो बड़े बड़े देश हैं, वो छोटे छोटे देशों का शोषण कर रहे हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब का वो शोषण करते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु युद्ध एवं विस्तारवाद की नीति को प्रश्रय देते हैं। मतलब अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए अपने लेवल का विस्तार करते हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं और उसके लिए वो युद्ध भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, अटैक भी करते हैं दूसरों के ऊपर, ताकि वो उनके ऊपर कब्जा करके उनके ऊपर अपने साम्राज्य को बढ़ा सकें। वो चीज़ वो फॉलो करते हैं। लेकिन लेनिन ने मार्क्स की वर्ग भेद की संकल्पना में संशोधन करते हुए यह मत प्रस्तुत किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। अब मार्क्स ने जो वर्ग भेद किया, मार्क्स ने जो अपने विचार बताए, उसमें लेनिन ने कुछ परिवर्तन किया, कुछ चेंज किया और अपना खुद का मत दिया, अपने खुद के पॉइंट बताए। उसने कहा कि जो समाजवाद है, जो साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। साम्राज्यवाद का मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना। साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है, पूंजीवाद को बढ़ाने की कोशिश करता है और अल्प विकसित देशों को अपने शोषण का शिकार बनाता है, जिसमें जो कम डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनको अपना शिकार बनाते हैं और उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। उन्नत देशों में पूंजीपति अपने अपने देश की मंडियों में अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। उन्नत मतलब जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो अपने जो बाजार में, अपनी मार्केट के अंदर है, वो अपने अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हैं। मुनाफा कमा लेने के बाद, जब वो अपना पूरा प्रॉफिट कमा लेते हैं, उसके बाद अल्प विकसित देशों पर अपनी गिद्ध दृष्टि डालते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अपने यहाँ तो मुनाफा कमा लिया उन्होंने, प्रॉफिट ले लिया, अब देखते हैं कि जो नीचे की इकोनॉमी है वहाँ से प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, उनके ऊपर नज़र डालते हैं, जहां उन्हें कच्चे माल आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे ब्रिटिश लोगों ने किया था, यहाँ पर कच्चे माल के लिए आए थे, हमारे पास कच्चा माल बहुत होता था, ठीक है, तो कच्चे माल के लिए उनको बड़ी आसानी से मिल जाता है और उसको बना के वो आसानी से उनको बाजार भी उपलब्ध, मार्केट भी उपलब्ध हो जाती है, वो हम ही लोगों को बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो उपलब्ध हो जाते हैं और तैयार माल मुंह मांगे दामों पर बिक जाते हैं। अतः इस शोषण चक्र को समाप्त करने के लिए विश्व के अल्प विकसित देशों को सर्वहारा वर्ग की भूमिका संभालकर साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध क्रांति करनी होगी, ताकि शोषण, असमानता, युद्ध जैसी पूंजीवादी बुराइयां खत्म हो और एक साम्यवादी समुदाय का निर्माण हो। तो इस शोषण चक्र, जो भी ये शोषण हो रहा है, जो पूंजीपति वर्ग अल्प विकसित देशों पर जो शोषण कर रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए जो अल्प विकसित देश है, खुद उन्हें खड़े होना पड़ेगा, उन्हें उठना पड़ेगा और साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध क्रांति करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया ने करी थी ब्रिटेन के खिलाफ, उन्होंने अलग अलग आंदोलन चलाए थे, लोगों ने अपने बलिदान दिए ताकि उनका कंट्रोल उनके ऊपर से हट सके, तो उनकी सत्ता को समाप्त करके वो एक साम्यवादी समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें है अगला पॉइंट, इसी का ही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन पर का मार्क्सवादी उपागम। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, उसका अध्ययन करके
उसको स्टडी करके मार्क्सवाद के क्या कार्ल मार्क्स की क्या अप्रोच थी वो बताना है। मार्क्स की जो अप्रोच थी वो बतानी है, मार्क्सवादी उपागम क्या था वो बताना है। मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी युग की समाज व्यवस्था तत्कालीन उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होती है। कार्ल मार्क्स जो थे वो ये सोचते थे अगर किसी भी समाज, किसी भी युग में, मतलब किसी भी टाइम में अगर समाज की व्यवस्था उस टाइम पे उसकी क्या प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है। किस तरीके की वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए उपाय सोचे जाते हैं। हर वक्त प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए नई नई टेक्निक सोचनी पड़ती है, जिससे नए नए उपकरणों का आविष्कार होता है। उसके लिए नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। नए उपकरणों का प्रयोग होने पर उत्पादन प्रणाली बदल जाती है। जब नए उपकरण, नई टेक्निक्स जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्शन टेक्निक है वो भी चेंज हो जाती है, उत्पादन प्रणाली भी बदल जाती है, जिससे समाज व्यवस्था भी बदल जाती है। जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की व्यवस्था भी बदल जाती है। अभी कैसे बदलती है? मान लो पहले हाथ से काम होता था तो एक फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे होते थे, लेकिन वही काम हम मशीन से होने लग गए तो 100 की जगह 10 ही लोग काम कर रहे हैं। तो चेंज हो गया ना, समाज में परिवर्तन आ गया। तो वही चीज़ है, तो समाज व्यवस्था भी बदल जाती है। सभ्यता के प्रारंभ से ही समाज 2 वर्गों में बटा रहा। जैसे ही सभ्यता बढ़ी, मतलब पहले आदिवासी लोग थे, फिर उन्होंने जैसे जैसे अपनी डेवलपमेंट करी तो समाज 2 वर्गों में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जिस वर्ग ने उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित करके अपने सुख संपत्ति के सारे साधन जुटा लिए वह संपन्न वर्ग बना। अब जिसने इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया, उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल कर लिया, लोगों पे कंट्रोल कर लिया, वो तो संपन्न लोग बन गए, मतलब एक तरह से राजा बन गए। और जो केवल श्रम बेचकर जैसे तैसे जीवन का निर्वाह करता रहा, संपत्ति से वंचित रहा, वह विपन्न वर्ग बना। और वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते रहे, मजदूरी करते रहे, वो हमेशा गरीब ही रहे। तो ये दूसरा वर्ग बन गया। यह वर्ग भेद ही वर्ग संघर्ष का कारण रहा। अब ये जो 2 वर्ग बने, इसी की वजह से वर्ग संघर्ष चला। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पूंजीवादी राज्यों और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा शोषित, गरीब और पिछड़े हुए राज्यों में संघर्ष चलता है। तो राजनीति में भी क्या होता है? पूंजीवादी राज्य और पूंजीवादी व्यवस्था, जो पूंजीवादी राज्य और पूंजीवादी व्यवस्था वो गरीबों का शोषण करते हैं, पिछड़े हुए वर्ग का शोषण करते हैं, जिसके लिए वो हमेशा संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो यही चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए नए उपायों द्वारा अमीर राज्य गरीब राज्यों का शोषण करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में भी यही होता है, वो नई नई टेक्निक निकालते हैं ताकि गरीब देशों पर अपना हक जमा सके और उनका शोषण कर सके, अपना मुनाफा कमा सकें। तो यही वो कोशिश करते हैं। लेकिन परिवहन और संचार के उन्नत जनसंचार माध्यमों से विभिन्न देशों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, संचार के उन्नत जनसंचार माध्यम कम्युनिकेशन, ठीक है। इन सब के जरिए क्या होता है, अलग अलग देशों के बीच में संबंध बन जाते हैं, कनेक्टिविटी आ जाती है। वे इन साधनों का उपयोग करके वर्ग चेतना उत्पन्न करके संगठन को सुदृढ़ बनाकर आंदोलन को विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। अर्थात आंतरिक शोषकों के विरुद्ध मजदूर क्रांतियां राज्यों में समाजवाद लाएगी। तब समाजवादी शक्ति सम्मिलित रूप से अपनी शक्ति द्वारा पूंजीवाद को समाप्त कर समाजवादी भ्रातृत्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करेगी। वो कह रहा है ये जो जनसंचार के माध्यम है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनके जरिए सारे जो शोषित वर्ग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, वो आंदोलन कर पाएंगे। जब आंदोलन करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो उनका आंदोलन मजबूत हो जाएगा, जिससे वो पूंजीवादी शक्तियों को चुनौती दे सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं और उनको ख़त्म करके एक समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें सब भाईचारे की भावना से रहेंगे और अलग से दूसरे नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करेंगे। इस प्रकार शोषण रहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समान भागीदारी के सदस्य रहेंगे। उस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनेगी, एक इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें सभी लोग बराबर होंगे, कोई भी शोषण का शिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। फिर इसमें है मार्क्सवादी उपागम के केंद्रीय तत्व। ये तो उसकी अप्रोच थी। अब उसके अप्रोच के सेंटर पॉइंट क्या थे, मेन पॉइंट क्या था उसकी अप्रोच का, वो बताना है। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार भौतिक व्यवस्था तथा वर्ग संरचना निश्चित समय में जो उत्पन्न करते हैं वही राजनीति एवं विश्व राजनीति का मार्ग एवं प्रकृति का निर्धारण करते हैं। इसीलिए विभिन्न विषयों की
सीमाओं से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गतिशील अध्ययन किया जा सकता है। अब मार्क्सवादी जो मार्क्स के विचारों को फॉलो करते हैं, मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार क्या होता है, भौतिक व्यवस्था मतलब जो अभी हमारी व्यवस्था चल रही है फिजिकल, तथा वर्ग संरचना निश्चित समय में जो उत्पन्न करते हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी उत्पन्न कर रहे हैं, उसी के हिसाब से राजनीति और विश्व राजनीति का मार्ग बनता है और उसी से प्रकृति का निर्धारण भी होता है। इसीलिए विभिन्न विषयों की सीमाओं से बाहर निकलकर, मतलब हमें एक सब्जेक्ट की सीमा में नहीं फंसना, पूरी इकोनॉमी का, पूरी हमारी पॉलिटिक्स का, पूरी इकोनॉमी का हमें अध्ययन करना है, उसको स्टडी करना है और उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गतिशील अध्ययन करना होगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है। मतलब पहले पूरी तरह से उसको स्टडी करना होगा, हर जगह से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख सकते, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करना पड़ेगा क्या चल रहा है। मार्क्स के अनुसार इतिहास के प्रत्येक युग में समाज के आर्थिक संबंध पूरी समाज व्यवस्था के निर्धारक रहे हैं। अब मार्क्स क्या मानता है, वो कहता है इतिहास के हर युग में, हर समय में, हर टाइम में समाज के आर्थिक संबंध, जो उनके आर्थिक संबंध है जिसमें वो प्रोडक्शन करते हैं, समाज व्यवस्था जो उसी के हिसाब से हमारी समाज व्यवस्था होती है, उसी के हिसाब से समाज व्यवस्था होती है, किसके हिसाब से, जो उसके आर्थिक संबंध होते हैं उसी के हिसाब से उसकी समाज व्यवस्था होती है, उसी के निर्धारक होते हैं। और राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक संबंध आर्थिक संबंधों के प्रति छाया मात्र होते हैं और उसके हिसाब से जो भी राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स, सामाजिक, सोशल, नैतिक, एथिक्स होते हैं हमारे, बौद्धिक संबंध, ये सब उन्हीं संबंधों की एक छाया, परछाई है, उसी के हिसाब से सारे संबंध बनते हैं। आर्थिक संबंधों से अभिप्राय यह है कि समाज के सदस्य किन संबंधों से बनकर जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं। आर्थिक संबंध का मतलब ये है वो किस प्रकार से अपनी अर्निंग करते हैं, किस प्रकार से वो अपने पैसे कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं वो, और अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इससे सारी आर्थिक गतिविधियां आ जाती हैं। सारी आर्थिक गतिविधियां क्या क्या होती हैं, तो पहला तो हो गया प्रोडक्शन, दूसरा हो गया एक्सचेंज, तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, एक्सचेंज विनिमय, विनिमय होता है हिंदी में, इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं उसे, और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी हमारी आर्थिक गतिविधियां। अतः समाज के विकास की प्रक्रिया में वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण पद्धति की भूमिका जो है सबसे प्रधान होती है, सबसे मेन होती है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अन्य तत्व, अब इसके और भी तत्व हैं जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, कानून और धर्म की भूमिका गौण होती है। सब सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी है जो हमारे आर्थिक है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक रीजन है जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, और सेकेंडरी जो है वो है विज्ञान, साइंस, कला, आर्ट्स, संस्कृति, हमारा कल्चर, कानून, लॉ, धर्म, रिलीजन, ये सब क्या है, सेकेंडरी हैं। क्योंकि इन सब में भी आर्थिक तत्व का प्रभाव सबसे बढ़ चढ़कर होता है, क्योंकि इन सब के ऊपर भी आर्थिक तत्व का प्रधान प्रभाव पड़ता है। एक गरीब इंसान है ना, अपने धर्म को लेकर लड़ नहीं सकता, ठीक है, उसके लिए उसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी वो कर सकता है कुछ, ठीक है। इस प्रकार मार्क्सवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूंजीवादी, साम्राज्यवादी देशों और समाजवादी एवं तीसरी दुनिया के देशों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना चाहता है। तो मतलब ये मार्क्सवादी उपागम जो है, मार्क्सवादी जो अप्रोच है वो ये बताना चाह रहा है, साम्राज्यवादी देश जो अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, समाजवादी जहाँ सब बराबर होते हैं, और तीसरी दुनिया के जो बिल्कुल शोषित हैं, शोषण का शिकार हैं, गरीब देश हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, उनके बीच में किस प्रकार के रिलेशन है, उसी को बता रहा है ये। साथ ही ऐतिहासिक, भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, शोषण के विरुद्ध मजदूरों के एकीकरण आदि धारणाओं पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का पक्षधर है। वो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करो, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए वर्ग संघर्ष, शोषण के जो शिकार लोग हैं उनका किस तरह से उद्धार किया जाए, वो सब्जेक्ट होनी चाहिए। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स सोचते हैं।